नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। कोरोना काल चल रहा है, हर व्यक्ति अपने घर में शहमासा है, पर हमें घबराना नहीं है। अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है और उसी प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को लेकर के। इसका चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। करंट की बात तो हर कोई समझता है, लेकिन क्या है उस फिजिक्स की भाषा में, उसको कैसे हम कहेंगे, कैसे समझेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। हम कई बार ऐसे बात करते हैं ना कि अरे भैया फलाने जगह फलाने गया था, वहाँ से बिजली गिर गई और मर गया। तो बिजली गिर गई, क्या गिर गई, कैसे मर गया, कैसे हो गई? वो एक तड़ित धारा होती है, तड़ित बिजली होती है। उसका भी विस्तार से हम चर्चा कभी भी इसमें करेंगे, लेकिन अभी हम अपने सिलेबस के अनुसार चलते हैं। टॉपिक का नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, करंट, ये क्या चीज़ है? जैसे हमारे घर पे बहुत सारे हमारे पास बिजली के उपकरण होंगे, आपने सब देखा होगा। उन उपकरणों में होता क्या है कि अगर विद्युत धारा बहती है, कैसे बहती है, किस प्रकार से बहती है, हमें समझना है। मैं आपको विस्तार से समझा करके पहले एक ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे किसी भी चीज़ को परिभाषित करते हो। परिभाषित करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप बचपन में पहले पढ़े होंगे कि इसको आई से शो करते हैं। किसको? वैद्युत धारा को। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमने पढ़ा। अब हमको परिभाषा से सीखनी शुरुआत से ही। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी करता हूँ थोड़ी देर बाद। अब हमको देखना यह है कि एक धारा है क्यू बाई टी के बराबर होती है। अब ये कैसे होती है? अभी धारा है तो हवा में तो ऐसे चलेगी नहीं, हवा भी चलती है लेकिन दूसरे तरीके से, वो हमारे यूज में नहीं आती। वो हम आपको फिजिक्स की लैंग्वेज बाद में समझा देंगे। तो वो यूज में नहीं आती, तो ये कैसे निकालेंगे? क्योंकि कोई एक चालक होगा। अब उस चालक में क्या होंगे? आवेश आपने पढ़ा होगा। ये जो धारा है, जो आवेश पहले आपने पढ़ा है, वो धारा आवेश से ही बन रही है और वही आवेश ये क्यू है। अब देख रहे हैं, अब किसी भी चालक में अगर हम यहाँ पे t इक्वल टू 1 कर दें, t मतलब टाइम 1 सेकेंड, तो i इक्वल टू क्या हो गया? क्यू हो गया। बस यहीं से परिभाषा बन गई। परिभाषा कैसे कि एकांक, एक मतलब एक अंक, एकांक समय में किसी चालक में, शुरुआत क्योंकि चालक से ही होनी है, परिभाषा बनाना सीखिए। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। एकदम क्लियर हो चुका होगा। इसका मात्रक एम्पियर है, इसे ए से शो करते हैं। मात्रक समझते हो ना, यूनिट वही बताए थे पहले चैप्टरों में। मात्रक इसका ए, एम्पियर। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इस क्रम में बहुत चलता रहता है, तो अब समझ में आ गया होगा। बहुत टाइम इस पर नहीं लूँगा, आपकी बात आगे करनी है। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है चालक में विद्युत धारा, यानी चालक में विद्युत धारा कैसे बहती है। टॉपिक तो है, या क्लियर हो चुका होगा, मैं इसमें डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा। अभी विद्युत धारा है, लेकिन कहाँ? चालक में। इसमें चालक में। अब ये कैसे होती और चालक है क्या, इस पर हमने डिस्कस पहले क्लासों में किया था और उस समय मैंने कहा था कि समय आने पर इसमें विस्तार से चर्चा करूँगा। तो अब जरा हम समझते हैं इसका विस्तार कैसे चर्चा करना। मान लीजिए हमारे पास कोई चालक पदार्थ है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ऐसे गोल गोल सा, सपोज के लिए गोल गोल बना रहे हैं, मतलब कोई जरूरी कोई चालक गोल गोल सा ही हो। अब इस चालक में बहुत सारे परमाणु होंगे। इस चालक के जिस चीज़ का होगा, चांदी होगा तो चांदी के परमाणु होंगे, कॉपर होगा तो कॉपर के परमाणु होंगे, सोना होगा सोने के होंगे, लोहा होगा लोहा का परमाणु होगा। जिस चीज़ का भी हो उसका परमाणु होगा। अब इस चालक की खासियत क्या होती है कि आप जानते हो कि परमाणु में क्या होता है कि ये बीच में एक नाभिक होता है, उसके चारों तरफ इधर उधर कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अपना बैठे होते हैं। 2 8 4 32 जो सिस्टम आपको पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी अपने पढ़े होंगे। लेकिन जो चालक धातुएं हैं उस पर क्या है कि इन परमाणुओं में अगर थोड़ा भी ऊष्मा मिल गई
या घर्षण मिल गया, रगड़ने पे आवेश उत्पन्न होता है, पढ़ा था शुरुआत के पहले चैप्टर में, आपको याद होगा। तो अगर थोड़ी भी ऊष्मा मिल गई तो इससे जो बाहरी वाला सतह है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के कुछ बाहर आ जाते हैं मुक्त रूप में। ये हमने ई का सिंबल बना दिया। ये क्या किया, परमाणु से निकल करके बाहर आ गए। कब, जब इसको या तो रगड़ा गया या इस पर किसी प्रकार का ऊष्मा पड़ गई, गर्मी पड़ गई, तो गर्मी से निकल के बाहर आ जाते हैं। अब इस ये परमाणु निकलने के बाद क्या करते हैं, बैठ के नाश्ता चाय नहीं करते, ये क्या करते हैं, निकलने के बाद दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है। अब जब सब भीड़ भाड़ में दौड़ेंगे तो होगा क्या, इनमें आपस में टक्कर होगी। न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। तो वो जो एक्सीडेंट हो रहा है उस टक्कर के बाद फिर क्या होगा, थोड़ा सा मुंह बनाएंगे, मुंह बनाएंगे मतलब फिर अपनी दिशा में चले जाएंगे। तो वो जो इनके भीतर एक मोशन चलती है, गति चलती है, उस गति कैसे चलती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सपोज इसका बड़ा रूप दे रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, ज्यूम, यहाँ टकरा गया किसी से, ज्यूम भाग आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे भाग गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया। एक इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, ऐसे सब दौड़ रहे हैं। तो इस जो दौड़ने की जो चीज़ें हैं, इस दौड़ने के बाद भी क्या होता है, एक प्रकार के विशेष रूप से एक वेग प्राप्त होता है। कब, जब हम उसमें विद्युत धारा कहीं से विद्युत विभवांतर उत्पन्न करते हैं। वो आगे टॉपिक है, हमें पहले इस पे बात करनी है। जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला है तो जो परमाणु में शेष जगह बची वो क्या होगी, वो खाली स्थान होगा। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला गया। जैसे हमारा खूंटा होता है, खूंटा गड़ा होता है जमीन पे, खूंटा समझते हो ना, इसमें जानवर बांधे जाते हैं। खूंटा का हमने ये निकाल लिया तो बचा क्या, होल। होल मतलब कोटर, कोटर मतलब धन आयन, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह। ऋण चला गया तो धन ही तो बचेगा, वहाँ पे न्यूट्रल था दोनों। तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो खाली जगह बचती है उसे कहेंगे कोटर। क्या बोलते हैं, कोटर, धन आयन। और निकल गया वो हो गया मुक्त आयन, फ्री हो गया। लेकिन इतना फ्री नहीं होगा कि उस चालक की सतह से निकल के बाहर टहलना शुरू कर दे, ये ध्यान रखिएगा। उस चालक में ही वो फ्री है और इस प्रकार से जिग जैग मोशन में गति कर रहा है, दौड़ रहा है। तो समझना क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला, मान लो दौड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो दूरी है इसे कहेंगे मुक्त पथ, बिना किसी टक्कर के। अब ये कई बार गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, कई जगह टक्कर हुई, कहीं u वेग से गया, u1 वेग से, तो कहीं u2 वेग से गया, क्योंकि हर टक्कर के बाद वेग बदल रहा है। फिर कहीं u3 वेग से गया। तो ऐसे ही अगर n टक्कर हुई un, तो उनका एक सबका एक औसत निकाल लीजिए, तो वो औसत बन जाएगा औसत माध्य पथ। क्या बन जाएगा, औसत माध्य पथ u। तो वो क्या बन जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u डॉट 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 un बटे n, और एवरेज निकालना, ये औसत माध्य पथ होता है। ये आपके जो किताब है एनसीईआरटी की उसमें दे नहीं रखा है, मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, औसत माध्य पथ, कि किसी दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो दूरी है उस सब के औसतों का क्या निकालते हैं, औसत माध्य पथ माने रास्ता। और उन टक्करों के बीच जो लगने वाला समय है, यानी एक टक्कर किया दूसरे टक्कर के लिए जा रहा है तो उस समय एकदम आराम से जा रहा है, तो उस समय बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल। अब हमको आगे बात करनी है कि इसमें धारा किस प्रकार से बहती। तो धारा के लिए भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और जब मुक्त होंगे और उस पर हम क्या करेंगे, कहीं से विभवांतर उत्पन्न कर देंगे अपने आप। अगर ये दौड़ते होते हैं, देखो दो बातें ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर मुक्त हो जाता है तो मुक्त होने के उपरांत वो चारों तरफ दौड़ता रहता है चालक के अंदर ही। तो कोई उधर से दौड़ा, कोई उधर से दौड़ा, इधर चला मैं उधर चला, तो ये सब चलने में जब टक्करें होती हैं तो उनका जो औसत एक ऊष्मीय वेग और अनुगमन वेग, अभी आगे पढ़ेंगे आप। तो ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, उसको शून्य हो जाता है, क्योंकि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो जो टोटल निकाला गया सबके वेग की जो कि सदिश राशि है वो घुमा फिरा के औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है,
वो हर चालक के अंदर शून्य हो जाता है अपने आप में। कितना होता है? शून्य। कब? जब चालक, मान लीजिए चालक है, ये चुपचाप रखा हुआ है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे चारों तरफ, तो उसमें औसत ऊष्मीय वेग शून्य होगा। जब वेग शून्य होगा तो धारा भी शून्य होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में धारा नहीं बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर तो हैं, उसके अंदर धारा प्रवाहित करने की क्षमता है, लेकिन वो स्वयं में धारा नहीं बना रहे। लेकिन अगर इसके हम सिरों पर विभवांतर दे दें, बैटरी जोड़ दें, इधर टर्मिनल लाल जोड़ दें, एक काला वाला जोड़ दें, दो तो टर्मिनल होते हैं, तब क्या होगा? इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ दौड़ते हैं। अब प्लस की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए तो इनको एक तरीका मिल गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे आपस के हम लोग होते हैं, तो हमको सपना तो देख लेते हैं, लेकिन निश्चित नहीं होता कि जाएं कहाँ। देखा दोस्त वहाँ जा रहा है तो यार यही कर ले, नहीं इसकी तैयारी नहीं, इसकी तैयारी कर ले। अरे अपने आप को पहचानो, एक दिशा निर्धारित कर लो, खुद पता चल जाए कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है। वैसे ही इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे अंदर विचार घूमते रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लो इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो टहल रहे हैं। लेकिन जब इनको एक लक्ष्य मिल गया कि नहीं भैया ये विभवांतर लग गया है, ये विभवांतर ऐसे जाना, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ भागेगी। जब माइनस से प्लस की तरफ भागेगी तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा कैसे दिखाई देगी? क्योंकि कोटर जा रहे हैं, ये को समझना। इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा चालक में माइनस से प्लस की तरफ होती है और उसके अपोजिट में धारा बहती है। अब समझने के लिए कैसे समझ लो, जैसे हम बस में बैठे हैं और बस तेज़ी से जा रही है, तो हम इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन बगल के जो पेड़ हो कैसे दिखाई देते हैं? कि पेड़ ये जा रहा है, श्यूं 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 निकल रहा है, तो उस पेड़ को मान लो कि धारा चल रही है और हम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इस प्रकार से मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन चलने की दिशा है और जो धारा चलने की दिशा है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पहली बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ दौड़ेगा, आकर्षित करेगा। भाई विपरीत लिंगी है तो विपरीत लिंगी को आकर्षित करेगा। हालांकि समलैंगिक वाला जमाना आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन के मामले में। इंसान तो कुछ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन वही करेगा जो उसकी नियत है। तो ये समझ में आ गई बात। तो अब वो जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो गति हो रही है, उसी को ही नाम विद्युत धारा के रूप में तैयार हो जाती है। मैं आपको कॉन्सेप्टुअल रूप से समझाने का प्रयास किया मैंने, आप समझ गए होंगे। अब संक्षिप्त रूप में एक लाइन देखते हैं। किसी भी चालक में विद्युत धारा उस पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा सदैव नेगेटिव से, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, जबकि उसके अंदर उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहना शुरू हो जाती है, जिसकी दिशा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। इतनी सी बात है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है वो समझा दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच जो वो माध्य पथ होता है, दोनों टक्करों के बीच की दूरी वो समझा दिया, उनके बीच जो समय वो श्रांतिकाल समझा दिया, और उनके बीच का जो औसत वेग बनेगा, क्योंकि वो अनुगमन वेग होता है। क्या होता है? अनुगमन वेग कहिए या अपवाह वेग कहिए, इंग्लिश में उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो उसका मान कैसे निकलता है? उसका मान बस वैसे ही कि जब हमने उस पर इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसमें इलेक्ट्रॉन हमने दाग दिया। इलेक्ट्रॉन दागने का मतलब कि बाहर से हमने विभवांतर दे दिया, तो विभवांतर देने के उपरांत क्या करेगा? उसमें एक निश्चित बल कार्य करेगा हर इलेक्ट्रॉन पर। ये आपने देखा है कि जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। शुरुआत के पहले चैप्टर में पढ़ा था, बल की दिशा क्या होती है, कैसी होती है, वो आपने सब कूलाम के नियम जो आदि जब चीज़ें पढ़ी थी उसमें आपने देखा था। तो जब वो बल कार्य करे तो सबको एक निश्चित वेग मिल गया। टक्कर तो हो रही हो तब भी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ रहा, लेकिन एक दिशा में जा रहा टक्कर करते हुए, तो उन सब का एक औसत तैयार हो जाता है। उस वेग को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। एक नियत वेग हो जाता है, और उसी वेग के कारण जो धारा बनती है वही हमारे काम में आती है। बाकी जो धाराएं बनती हैं वो सब आती जाती हैं, औसत वेग 0 हो जाता है, उनका धारा शून्य हो जाती है। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब देखते हैं आपके अगले टॉपिक पर क्या है। आपके अगले टॉपिक पर आता है ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। अब बहुत ही आसान, बेहतर और उत्तम तरीका। ओम कौन थे? किसी का नाम था साइमन ओम।
क्या नाम था? साइमन ओम। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने नियम क्या निकाला, जरा ये बात करते हैं। ओम्स लॉ, स्पेलिंग इसकी OHM है, हमारे भारतीय वाला ओम नहीं है कि आप उसको OM लिख दें खाली। ये भैया विदेशी चीज़ें हैं, विदेशी स्टाइल से होती हैं, उसकी फोकस न करिए। हमारा कंसेप्ट जो साइंस का है वो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं कि इस ओम के नियम में है क्या। इस जर्मन वैज्ञानिक ने सन 1828 समथिंग में, इन्होंने, जर्मनी वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा कि जो धारा है वो किस बात पे चलती है और किस प्रकार से निर्भर करती है। भाई चालक है, जैसे हम लोग रास्ते पे क्या करते हैं, तो उसने देखा, पाया कि जो हमारा विभवांतर है यानी V, किसी भी चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बस हो गया, यही ओम का नियम है। इसमें 2 कंडीशन और लगा दो। यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो, भौतिक अवस्था परिवर्तन के चालक को पिघला ना दो, मतलब गर्म कर दिया और तार थी, तार पिघल के बिगड़ गई तो वही थोड़ा बना रहेगा, हिसाब बदल जाएगा उसका। तो ये समझिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर यानी V, ये विभवांतर सिरों के मध्य, उस पर प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा ज़्यादा तेज दोगे तो विभव ज़्यादा बढ़ेगा। भाई जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। घर पे देखते हो ना आप, जैसे आपने कहीं अचानक से तो वोल्टेज बढ़ा, आपका बल्ब तेज जलने लगता है। आपने देखा कि पावर 220 मीटर आ रहा था, अचानक 240 हो गया, टीवी जल गई। जल क्यों गई? उसमें ज़्यादा करंट चला गया, उसकी क्षमता से ज़्यादा करंट आ गया और टीवी जल गई, बार बार। तो वही सिस्टम यहाँ। अब इसमें हुआ क्या, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ये जब हटता है तो एक नियतांक आता है I, और इस नियतांक का मान R, और यही R ही प्रतिरोध है। R = V/I, ये आपको समझना है। प्रतिरोध नाम से ही पहले क्लियर कर लीजिए। प्रतिरोध यानी कि चलने में जो बाधा उत्पन्न करे वो है प्रतिरोध। किसके चलने में? धारा के चलने में। जैसे हम सड़क में चलते हैं और स्पीड चला जा रहा है, अचानक देखा अरे ब्रेकर, तो ब्रेकर, तो क्या किया हमने? तुरंत ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा, हमारी गाड़ी रुक गई, फिर आपने बढ़ाया, फिर एक्सीलरेटर फिर दबाया, फिर आगे चल दिए। तो वो जो ब्रेकर था वो क्या था? एक प्रकार का स्पीड ब्रेकर था, अपनी हमारी चाल को रोकने के लिए प्रतिरोध लगाया गया था। उसके बावजूद भी सड़क तो प्रतिरोध लगा ही रही है, तभी तो टायर गर्म हो जाता है लगातार चलने पर, घर्षण लगता है, प्रतिरोध घर्षण ही तो होता है। उस घर्षण भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। लेकिन हम वो सब अपनी दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उनको चलते रहते हैं, उसको लगता मानते नहीं हम फिजिक्स से। हम फिजिक्स तभी मानते हैं जब हमारी किताब में देखने को मिलेगा भैया ओम का नियम रट्टा मारना है, तब फिजिक्स मान लिए। अरे फिजिक्स भैया चारों तरफ है, हमको सिर्फ उसको अपने अंदर समेटना सीखना है बस, एक सिस्टमेटिक तरीके से। ये बन गई R = V/I। R क्या है? ये प्रतिरोध है। तो इसके अनुसार इसका जो मात्रक है, क्योंकि वो ओम वैज्ञानिक है, हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम हो भाई। ओम थे, मर के चले गए, लेकिन अपना नाम जिंदा रख के चले गए ओम के नियम के साथ साथ इस R का यानी प्रतिरोध का मात्रक दे के चले गए। प्रतिरोध का ये सिंबल भी दे दिया भैया यूनान में, यूनानी सिंबल ऐसे इसे बोलते हैं, सिंबल का नाम ही रख दिया ओम। तो ये सिंबल थोड़ा सा कम अच्छा बना है, समझ जाओगे आप। यूं कर लीजिए, ये टोपी पहना दो ऐसे। तो ये जो सिंबल है ये है ओम। तो इसका मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। उस वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ही इसको अमर करके चला गया। अब ये प्रतिरोध किस प्रकार से
चालक पर निर्भर करता है। अभी हमने कहा था चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तन ना किया जाए, मतलब लंबाई चौड़ाई घटाई ऊंचाई परिवर्तन ना की जाए, उसके तापमान ना बदल दिया जाए, ये सारी चीज़ें। अब जरा हमको देखना ये है कि ये किस प्रकार से प्रभावी होता है। एक नियतांक है, प्रतिरोध है। नियतांक मतलब ये कि किसी एक चालक के लिए एक विशेष स्थिति में नियत होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा नियत होगा। हमने स्थिति परिवर्तन कर दी, नियतांक बदल गया। अब कैसी स्थिति परिवर्तन कर दी, कैसे नियतांक बदल गया, उसका मान कैसे बदल गया, ये हम आगे देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सपोज देखना, हमने अब तक इतना तो जान लिया है कि जो प्रतिरोध का मान है यानी R का मान है वो किस बात में निर्भर करता है, V और I पर निर्भर करता है। अब हम एक इसमें दिमाग की खुराफात करते हैं। हमारे पास चालक लेते हैं, ये एक चालक है, हमने चौकोर ही क्यों बनाया, ताकि आपके समझ में आ जाए। इसका जो क्षेत्रफल है ये मान लीजिए A है, वो एरिया है ना, जैसे ये डस्टर है, डस्टर के सामने ये जो एरिया है ये क्या है, क्षेत्रफल A है, और इसकी जो लंबाई है मान लीजिए L है, कोई एक चालक है। अब हम इसमें खुराफात करना शुरू करते हैं। खुराफात करना इस प्रकार से शुरू करते हैं कि ये जो नियम है अब मान लीजिए हमारा शुरुआत में प्रतिरोध क्या था, इतना था V/R। अब हमने इस चालक में खुराफात ये शुरू किया कि इस तरह के हमने दो चालक लिए और ऐसे दोनों चालकों को हमने मिला दिया, एक चालक ये मिल गया और इसी की लंबाई में हमने दूसरा ये मिला दिया। देखना बहुत आसान तरीके से, इसकी लंबाई थी L तो इसकी भी लंबाई L प्लस L, दो जगह L हो गई कि नहीं हो गई। अब क्षेत्रफल उसका वही A का A। अब इतनी सी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो बहुत ही आसानी से आपके समझ में आने लगेगा। कैसे? क्योंकि अभी आपने देखा कि जो क्षेत्रफल है ये R का मान क्या होता है, ये नॉर्मल कब था, जब इतना था तो इसके लिए प्रतिरोध कितना था, इतना था। अब हमने इसका रूप चेंज किया, हमने क्या किया कि इस पे इसी तरह के दो ऐसे जोड़ दिए। अब हम इसमें जब धारा दे रहे हैं, मान लीजिए I प्रवाहित कर रहे हैं, तो वही धारा इस पे भी जा रही, क्योंकि यही धारा इस पे भी जा रही, दोनों क्रम से लगे हुए हैं, धारा वही जा रही, और क्षेत्रफल क्या है, A है। तो अब हमने इस पर जब फिर दोबारा जब निकाला प्रतिरोध, मान लीजिए दोबारा इसका निकाला, टोटल RC लिख दिया या R1 लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए आपकी इच्छा। कंबाइंड का मतलब ये कंबाइंड है, RC कंबाइंड, संयुक्त प्रतिरोध। तो वो कैसे होगा? अब इसमें कुल धारा कितनी हो गई, इसकी विभवांतर कितना हो गया? देखिए विभवांतर तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस पे इतने में विभवांतर कितना था, V था, और धारा कितनी थी, I थी। ये लिखा मैंने, समीकरण 1 डाल दीजिए, थोड़ा सा गणितीय रूप से स्टाइल रूप से बन जाए। हमने एक चालक लिया, उसमें विभवांतर V है, ये I था, उसमें उसके लिए प्रतिरोध बना इतना। अब हमने इसी चालक को दो तरीके से जोड़ दिया, लंबा लंबा एक के पीछे एक, तो उसमें क्या हुआ, ये लंबाई हमारी बढ़ गई, दोगुनी हो गई। लंबाई दोगुनी हो गई तो विभवांतर भी, जाहिर सी बात है कि इतने में विभवांतर इतना था, V था, तो दो गुना, तो अंतर माने विभवांतर दूरी के साथ बढ़ता है ना, आपने पढ़ा होगा V बराबर E/D, तो वो दूरी के साथ बढ़ा तो विभवांतर भी इसका दो गुना हो गया। तो अब क्या बन गया इसका विभवांतर, 2V/I, कुल विभवांतर टोटल है ना, तो V/I तो यहाँ से ये है, तो क्या हो गया 2, ये हो गया R। इससे क्या समझ में आया कि यदि हम, नतीजा क्या निकला कि यदि हम किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दें, क्योंकि लंबाई देखिए 2L हो चुकी है, ध्यान से रखिएगा 2L, तो उसका प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाता है।
ये कब काम आएगा? जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे या न्यूमेरिकल नहीं लगाने के अलावा आपको ऑप्शन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब पढ़ा था। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रूप से बैठा लीजिए कि यदि लंबाई के रूप में बढ़ गया तो 2 गुना हो गया। अब तीसरी स्थिति हम दूसरी तैयार करते हैं। इसी तरह के चालक को हमने इसका क्षेत्रफल थोड़ा पतला कर दिया। क्या कर दिया? क्षेत्रफल हमने इसका पतला कर दिया, पतला। पतला 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 कर दिया भैया, ठीक है। ये इधर का चिन्ह कहाँ भाग गया भाई? ऐसे इधर का क्षेत्रफल आधा। अब इसके साथ दूसरा हमने ऐसे जोड़ दिया, हमने क्या किया इसमें, इसका क्षेत्रफल आधा कर दिया। क्षेत्रफल इसका a था तो इसको हमने a/2 कर दिया, इसको भी a/2 कर दिया। लंबाई हमारी वही l है। तो इस पर जो विभवांतर होगा वो कैसे होगा? तो विभवांतर तो बराबर होगा, सीधी सी बात है, विभवांतर वही v आएगा। लेकिन जो धारा है, क्योंकि 2 भाग में ऐसे जुड़ गए, पहले दोनों ऐसे जुड़े थे, अब दोनों ऐसे जोड़ दिए गए ये। तो अब जब हम यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो करंट कहाँ होगी? 2 भागों में। I आ रही थी यहाँ से, तो I और यहाँ 2 भागों में बट गई। तो इधर इसमें चली गई I/2 और इसमें चली गई I/2। तो धारा क्या हो गई? 2 भागों में बट गई, तो I/2 रूप में पहुँच गई। तो उस रूप में जब पहुँची धारा तो उसका रूप दूसरा बदल जाएगा। तो अब जो उसका परिणामी बनेगा वो कैसे बनेगा? जब उसका जब परिणामी बनेगा तो वो बनेगा RC = V, तो वही रहेगा क्योंकि दूरी वही है। इधर धारा बदल गई I/2, ये घूम के पहुंच गया इधर, तो 2V/I और 2V/I मतलब R, तो RC = R। तो इस स्थिति में भी हमने क्या देखा? RC = 2R। अब ऐसी स्थिति में भी हमने क्या देखा कि ऐसी स्थिति में देखा कि तब भी विभवांतर, यानी वो यदि हम चालक को अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब समझते हो? जैसे ये है, ये जो हिस्सा है ये वाला गोल वाला, इसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। लाल लाल दिख रहा है इसे, ये अनुप्रस्थ हिस्सा है, ये लंबाई में हो गया, ये अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद। तो अनुप्रस्थ काट परिच्छेद बदलने पर भी धारा का मान इसका चेंज हो रहा है। तो इसके नतीजे में हमने क्या देखा कि जो ये प्रतिरोध है 2 बातों पर निर्भर करता है, L पर भी निर्भर करता है और A पर भी निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है कि अगर हमने इस A को कम किया तो इधर इसका मान दूसरे रूप में चेंज हो गया, और अगर L को चेंज किया तो दूसरे रूप में चेंज हो गया। अर्थात क्या हुआ कि अगर हम A के मान को कम कर रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा ना? अभी आगे देखते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो हमारा R है, R मतलब प्रतिरोध, वो 2 बातों पर निर्भर कर रहा है कि R अनुकमानुपाती है L के। लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध का मान बढ़ गया। क्षेत्रफल को हमने घटाया, A/2 किया था, याद होगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ गया। यानी देखना, यही हमको समझना है, क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट में हो, मान गए हैं, बच्चे सयाने हो गए हैं, लेकिन छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर दिमाग को बैठाते हुए चलेंगे तो आपको फिजिक्स ज़िंदगी में कठिन नहीं लगेगी। हम ये समझना है। तो ये हमने R अनुपात L किया। अब प्रतिरोध का मान क्या था? हमने देखा था उसमें कि R जो था वो क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती 1/A लिखते हैं, इसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं अगर A का बाई भी है। तो अब इनको दोनों को संयुक्त कर दिए तो क्या हो गया? R अनुपाती L/A। अनुपाती हटता है कि नियतांक आता है, आपको पता है, तो नियतांक का मान है रो, L/A। ये रो क्या है? रो इसको बोलते हैं चालक। वही चालक में ही तो तब नियम होगा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। हमें ये समझना है सबसे खास बात, ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब जो चालक के उस पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है, और ये एक चालक के लिए नियत होता है।
जैसे जल के लिए विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होगा, सोना के लिए फिक्स होगा, चांदी के लिए फिक्स होगा। ये प्रतिरोध तो बदल सकता है, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध है जो चालक की लंबाई और क्षेत्रफल के आधार पर ही चेंज होता है। इसको फार्मूला बेस पर अगर ऐसे देखें तो ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू, ये तो घूम के आ जाएगा तो बन जाएगा RA/L। वही चीज़ें हैं, किस बात पर निर्भर करता है, देख सकते हो कि चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और उसके लंबाई पर निर्भर करता है, और ये तीनों चीज़ें मिला करके एक विशिष्ट रूप से देता है। और इसका जो मात्रक होगा वो भी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, जिसका मात्रक वो भी ओम के रूप में ही होगा। प्रतिरोध तो है ही, चाहे विशिष्ट हो चाहे जैसा हो, तो उसका भी मात्रक ओम के रूप में रहेगा। अब हमको देखना है कि ये जो प्रतिरोध था उसकी जो संबंधित चीज़ें हैं वो हम स्पष्ट कर चुके हैं ओम के नियम के अनुसार। तो ओम के नियम में हमने प्रतिरोध देखा, प्रतिरोध वो किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल बदल करके, उसकी लंबाई बदल करके, अन्य बहुत सारे कारणों से। ये आपको बहुविकल्प के रूप में मिल सकते हैं कि उत्तर प्रश्न, और आपको आसानी से आप समझ जाओगे। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध की हमने कल्पना की, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुसार इसको आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी विशिष्ट चालकता आएगी, उसमें संबंध आएंगे, अनुगमन वेग आया था। अभी अगला जो हमारा टॉपिक होगा इस ओम के नियम की उत्पत्ति होगी। आपको बताते चलें कि जब आप मेरी क्लास ज्वाइन किया करें, सबसे बेहतर होगा कि क्लास का शीर्षक देखें यानी टॉपिक देखें और अपने किताब में उसको एक बार पढ़ लें। मैं आपको पढ़ने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बहुत दिन तक स्थायी रहेगा। कोचिंग हर कोई पढ़ाएगा, चलता रहेगा, लेकिन आप क्लारा क्लास में हैं। क्लारा क्लास सिर्फ का उद्देश्य सिर्फ आपको रट्टा वाली पढ़ाई पढ़ाना नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर तर्कशील इंसान बनाना भी है, और साथ में अपने लक्ष्य को हासिल करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी क्लारा क्लासेस की है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम जब भी मेरी क्लास पे आएँ या किसी भी क्लास को पढ़ने जाएं, उसके पहले आप देखें कि आप ये इस टॉपिक का वीडियो देखने वाले हैं, तो उस टॉपिक के वीडियो को आप आसानी से एक दिन पहले उसको संबंधित अपनी किताब में पढ़ लें। जब किताब में पढ़ेंगे फिर आप किसी वीडियो को देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में बहुत सारे किताब पढ़ते समय तर्क आए रहे होंगे, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो आप उस वीडियो देख करके आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहाँ पर आपको डाउटफुल लगे ये कैसे है तो उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर प्रश्न अपनी क्वेरी कीजिए, उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा, ये हमारा पूरी भरोसा है। और जब कभी लाइव क्लासेस होंगी या स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी किसी रूप में, भविष्य में बहुत सारी प्लानिंग है आपके लिए, बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, और हमारी क्लासेस तो आपके लिए समर्पित है ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, तो हम धन्यवाद।